हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को। याद रखिएगा आपके जो टोटल यहाँ जो आपको क्वेश्चन जो हमें आपको डिस्कस करना है यहाँ पे वो लगभग मान के चलिए 1000 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए बिगिनिंग से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए जाएंगे। इसमें अभी हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, अभी भारत के संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अगले एक एक टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। इसलिए जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, चाहे आप एलएलबी के लिए हो या बीए एलएलबी हो, या फिर चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई कर रखा हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, ये कॉमन पेपर है जो हर किसी को पढ़ना है। ठीक, तो आइए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान, तो भारतीय संघ का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो याद रखिएगा भारतीय संघ का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो हमें सबको पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही भारत में क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। और राष्ट्रपति की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में है, तो अगेन हमारा राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए कम से कम वो होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष। और 35 वर्ष की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके विषय में न्यायमूर्ति गजेंद्रगढ़ ने ये कहा है कि हमारे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार एवं आधार स्तंभ है। मतलब ये बात किसने कही थी, इसको और आसान भाषा में आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है, यहाँ हैं कौन, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं गजेंद्र गढ़कर हैं। कहने कि इन्होंने कहा है, क्या कहा है, जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार एवं स्तंभ। तो जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार और स्तंभ इन्होंने किसको माना है, तो इन्होंने माना है मूल अधिकार को। और मूल अधिकार दिखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि न्यायमूर्ति गजेंद्रगढ़ ने जो कहा है कि जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप और आधार एवं स्तंभ जो माना है, किसको माना है इन्होंने माना है मूल अधिकार को। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय सैन्य दल का प्रधान कौन होता है। तो याद रखिएगा भारतीय सैन्य दल का जो प्रधान होता है वो अगेन राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाने की जो शक्ति जो प्राप्त है वो संसद को है। और संसद देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बड़ा सा क्वेश्चन है, लाइनों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस बात को किसी ने कहा है, किसने कहा है, पहले जो बात कही गई है उसको पहले देख लेते हैं। देखिए इस बात को बोला क्या गया है कि यदि मुझसे पूछा जाए तो संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। अब फिर से समझ लीजिए ये बात किसने कही है, कह रहे हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए तो संविधान में, अगर मुझसे यह बात पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा और इसके सिवा मैं किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, तो ये किसने ये बात कही है। तो जानते रहिएगा ये बात कहा है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ है सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो याद रखिएगा भारत के जो वर्तमान जो हैं राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा भारत के वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं श्री जगदीप धनखड़। और श्री जगदीप धनखड़ दिखे हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है वो उत्तरदायी होती है लोकसभा संसद के प्रथम सदन के प्रति। और लोकसभा संसद के प्रथम सदन की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से किस में आधारित किया गया है।
एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जीने का अधिकार, जो हमारा यहाँ का क्वेश्चन कह रहा है कि जीने का अधिकार मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं करता है, निम्नलिखित में से किसमें धारित किया गया है। मतलब यह बात किस केस के द्वारा डिस्कस किया गया था, यह बात कहाँ बोली गई थी। तो याद रखिए यह जो डिस्कशन किया गया था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के बीच में। ज्ञान कौर, ये केस का नाम क्या है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में ये डिस्कस किया गया इस केस में कि जीने के अधिकार को मरने का अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो जीने का अधिकार जो है मरने के अधिकार में सम्मिलित नहीं है, और यह जो धारित किया गया था किसमें किया गया था, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी नंबर यहाँ पे क्लिक हम कर देंगे। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है वह टोटल किया जाता है 12 सदस्यों को, और 12 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर, और जीवी मावलंकर दिखे आए हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कराता है वो कराता है लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, ये दोनों लोग मिलकर कराते हैं। और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा के सदस्यों को जो मनोनीत करने का अधिकार उन्हें वो है टोटल 2 लोगों का, और 2 लोगों की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो 2 लोग होंगे ना वो एंग्लो इंडियन समुदाय के होने चाहिए, ये भी इसकी कंडीशन है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए सदस्यों के लिए मनोनीत कर सकता है। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संस्कृत भाषा को एक विषय के रूप में लागू करना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं माना है। तो याद रखिएगा वह केस जिस केस के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने संस्कृत भाषा को एक विषय के रूप में लागू करना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं माना है, वह वाद या फिर वह केस है संतोष कुमार बनाम सचिव और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ये बीच में ये केस का नाम है, इसके अंतर्गत माना गया था कि संस्कृत भाषा को लागू करना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो ए हो जाएगा हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ा गया। जो शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो जानते रहिएगा यह जोड़ा गया था 46वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार से संबंधित जो मौलिक अधिकार है ये संविधान में जोड़ा गया था 46वें संविधान संशोधन के 2002 के द्वारा। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन सदस्य जो चुने जा सकते हैं, जिनको कह सकते हैं मनोनीत किया जा सकता है, उनकी जो संख्या है वह 2 है, और 2 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये कहेंगे जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं उनको कौन मनोनीत करता है, तो उनको राष्ट्रपति करता है। ये भी पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य को निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, जानते रहिए इसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष, और 25 वर्ष की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। तो कैसे रखती है लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे रखती है, तो याद रखिएगा लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है वाद विवाद द्वारा, प्रश्न तथा पूरक प्रश्नों द्वारा, काम रोको प्रस्ताव द्वारा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। आपको याद रखना है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है किसके द्वारा, वाद विवाद द्वारा, प्रश्नों तथा पूरक प्रश्नों द्वारा, और साथ ही साथ काम रोको प्रस्ताव द्वारा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिकाएं पूर्व न्याय के नियम के अधीन हैं। अब सिवाय किसके सिवाय,
तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली जो याचिकाएं होती हैं वो पूर्व न्याय के नियम के अधीन होती हैं, लेकिन सिवाय बंदी प्रत्यक्षीकरण के। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। अगर ये कहेंगे कि जो है ये शामिल जो किए गए हैं, कि जो शामिल किए गए हैं किसके साथ, इसमें अधिकार पक्ष भी शामिल है, उत्प्रेरक भी शामिल है, प्रतिषेध भी शामिल है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण को इसमें शामिल नहीं किया गया है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, जिस संविधान अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया है वह है संविधान 93वां जो है संशोधन अधिनियम जो है, इसमें इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। और ये देखिए है 93वां जो आया है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा यहाँ बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा का सत्रावसान कराता है। तो लोकसभा का सत्रावसान कौन कराता है? तो याद रखिए इसका जो सत्रावसान कराता है वो कराता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लोकसभा का सत्रावसान राष्ट्रपति कराता है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताइए। तो हम सभी को पता है कि लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिड़ला। ओम बिड़ला देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। तो जानते रहिएगा, वह वाद जो आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है वह है भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। और भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य देखिए आया है, ऑप्शन नंबर आया है हमारा ए में, तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है तो कितनी है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त मतलब मुख्य न्यायाधीश को अगर छोड़ दिया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी है, उनके अलावा कितनी और है। तो याद रखिएगा टोटल है 30, और 30 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो टोटल 30 है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सक्षम न्यायालय द्वारा मृत्युदंड पाया कोई व्यक्ति क्षमादान के लिए किसको आवेदन पत्र देगा। तो याद रखिएगा सक्षम न्यायालय द्वारा मृत्युदंड पाया कोई व्यक्ति क्षमादान के लिए जो आप याचिका कर सकता है वो केवल और केवल राष्ट्रपति को कर सकता है। और राष्ट्रपति देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि न्यायालय द्वारा पाए गए मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है तो वह अधिक से अधिक कितने वर्ष तक उस पद रह सकता है, उस पद पर कितने वर्ष तक रह सकता है। इसको अगर कोई व्यक्ति 58 वर्ष का हो गया है और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो गया है तो अधिकतम कितने वर्ष तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। तो याद रखिए वो मैक्सिमम बना रहेगा अपने पद पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्षों तक, और 7 वर्ष देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद, देखिए वाद का मतलब यहाँ केस होता है। ठीक, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्च न्यायालय ने यह विनिश्चित किया है कि नवी अनुसूची संरक्षण छतरी के अंतर्गत रखे गए अधिनियम पूर्णतः न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हैं। इसको और आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, केवल मेन पॉइंट को समझना है आपको। केवल नवी, देखिए यहाँ जो ये कह रहे हैं उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिया था कि नवी अनुसूची संरक्षण छतरी के अंतर्गत रखे गए अधिनियम पूर्णतः न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यह बात जो उच्च न्यायालय ने जो अपना वाद विवाद अपना निर्णय सुनाया था, ये निर्णय किस केस के अंतर्गत सुनाया था। तो यह सुनाया था IR कोल्हो दिवंगत LR द्वारा बनाम तमिलनाडु राज्य में, ये जो केस का नाम है इसमें इन्होंने क्या किया था, अपना आदेश दिया था। ठीक, बस ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
निम्न में भारत के संविधान का रक्षक कौन है? देखिए, संसद है, प्रधान न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय है या फिर राष्ट्रपति है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान का जो रक्षक माना जाता है वो माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वादों में निम्नलिखित जो यहाँ वाद मतलब केसों में से किस वाद, कौन से केस में उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण अधिनियम 2006 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में 27% आरक्षण का उपबंध करने को विधिमान्य घोषित किया? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि वो कौन सा केस है जिसमें उच्च न्यायालय ने कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान, जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उसमें अधिनियम 2006 के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग जो ओबीसी हैं उनको 27% जो आरक्षण जो दिया गया था वो किस केस के सुनवाई के दौरान उन्होंने दिया था? तो याद रखिएगा वह केस है अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ दिखिया है, ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है? मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो रिटायर कितनी उम्र में होते हैं? तो याद रखिए उनकी जो एज होती है वो होती है 65 वर्ष, और 65 की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उनको भी उनके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो कहां पे है? तो याद रखिएगा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित याचिकाओं या लेखों में से किसे केवल न्यायिक एवं न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो वो कौन से हैं? तो याद रखिएगा वह लेख या याचिका जिसमें केवल न्यायिक एवं न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है वह है उत्प्रेरक। और उत्प्रेरणा देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है उत्प्रेरण, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ये उत्प्रेरण जो है ये याचिकाओं पे जो याद रखिएगा केवल न्यायिक एवं न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, ये इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रतिबंधित करता है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है यह प्रतिबंधित करता है, यह रोक लगाता है। किस पर रोक लगाता है, किस चीज को प्रतिबंधित करता है? तो याद रखिएगा मानव का दुर्व्यवहार को भी प्रतिबंधित करता है, भीख मांगना ये भी प्रतिबंधित करता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में, खान में आदि में नियोजन करना लगाना ये भी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा उपयुक्त सभी, इसको हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1958 में किस संघ का जन्म हुआ? तो याद रखिएगा सन 1958 में जिस संघ का जो जन्म हुआ था वह है वेस्ट इंडीज संघ, और वेस्ट इंडीज संघ देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो याद रखिएगा यूनियन शब्द जो लिया गया है जिस देश के संविधान से वह संविधान है कनाडा का संविधान, और कनाडा देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मे भी आपको सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो 2 से 3 बार उसको आप वॉच करें, धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए क्या करते हैं इतना रखते हैं, और हाँ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।